वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम इस प्लेटफॉर्म पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और यह सीरीज है वित्त विशेष चर्चा। और हमारे साथ इस समय इस मंच पे मौजूद है आदि, जो एक बहुत ही बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट है। आदि, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। नमस्कार। नमस्कार। आदि जो है वो फाइनेंस से इन्होंने एमबीए कर रखा है, इनफैक्ट एमबीए इन एक्चुअल स्टडीज, और ही इज अ मनी मैन। आदि के साथ आज हम फाइनेंस पे चर्चा करेंगे और आज हमारी इस सीरीज का पहला एपिसोड है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो शेयर मार्केट के ऊपर फोकस रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट को लेकर के अलग अलग लोगों में अलग अलग राय रहती है। किसी के लिए शेयर मार्केट पैसों का पेड़ होता है, तो किसी के लिए वह जुए का अड्डा होता है। कोई शेयर मार्केट में रातों रात काफी पैसे बना लेता है और कोई ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके अपने वेल्थ को 10 गुना 100 गुना सालों में बनाता है। कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसे गंवाते भी हैं और कुछ लोग पैसे जो है वो बहुत ही ज्यादा बनाते हैं। कुछ लोग के लिए शेयर मार्केट में वो अपनी रिसर्च से पैसे कमाते हैं। कुछ लोग जो है वो दूसरों की टिप्स के थ्रू पैसे कमाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खास करके जो हमारे एल्डरली जनरेशन के लोग हैं, हमारे माता पिता या उनसे भी पहले के लोग, जिनके लिए शेयर मार्केट जो है वो एक बहुत ही अपरिचित चीज है। और हमारे जनरेशन में शेयर मार्केट को भी लेकर के काफी अलग अलग धारणाएं रहती हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट्स हैं और जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, उन सबको आज हम बारीकी से सरल भाषा में आदि से समझेंगे। आदि, आपका हमारे इस शो में स्वागत है। और अब हम आपसे ही शुरुआत करते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। एक आम आदमी के लिए जो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत ही ज्यादा बिजनेस को नहीं समझता है, वो शेयर मार्केट को कैसे समझ सकता है? थैंक यू राजीव। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अ शेयर। शेयर जैसे आप वर्ड समझते हैं, शेयर का मतलब ही होता है हिस्सेदारी। तो अब जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो वो एक मार्केट है जहां पे हिस्सेदारी बेची जा रही है। अब हिस्सेदारी किस चीज की बेची जा रही है? वो हिस्सेदारी कंपनी की बेची जा रही है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम किसी कंपनी के हकदार हो जाते हैं, 1% ऑफ वो कंपनी के हम मालिक बन जाते हैं जब हम उसका कोई शेयर खरीदते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ये शेयर है क्या। देखिए, अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं तो उस कंपनी का क्या होता है, आपको कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। आप पैसे दो तरीके से अर्जित कर सकते हैं। एक आसान सा तरीका है, हम अगर लोन लेने जाएं, हम जाते हैं, लोन लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग उस लोन का इंटरेस्ट चुकाते हैं कुछ दिनों के लिए, और उस पैसे से हम लोग अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसका दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग कुछ पार्ट उस कंपनी का सेल कर देते हैं। मान लीजिए आपने और मैंने मिलकर एक कंपनी खोली, ठीक है ना। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, मैंने 1 लाख लगाया। हम दोनों की हिस्सेदारी 50-50% है। अब होता क्या है कि हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, लेकिन हमारी कंपनी आगे बढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है आगे बढ़ाने के लिए। तो अब हम करें क्या? तो ऐसे केस में हम लोन लेने के लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि लोन मिलना भी आसान नहीं होता नई कंपनी के लिए। तो वैसे केस में क्या होता है कि कुछ नियम है, कुछ नियम के बेसिस पे हम लोग उसकी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। मैं नियम के डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जैसे कुछ साल बड़ी कंपनी होनी चाहिए, कुछ दिन हो जाने चाहिए उस कंपनी के, और कुछ मतलब पेड अप कैपिटल होना चाहिए उस कंपनी का, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हम लोग उसकी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तो ये जैसे आजकल शेयर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे आजकल मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए क्योंकि उन्होंने जियो में अपनी हिस्सेदारी बेची है। एग्जैक्टली आपने एकदम कंटेम्परेरी एग्जांपल दिया है। एकदम सही आप बोल रहे हैं, एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है ना। तो अब मैं यही बताना चाहता हूं कि जैसे हिस्सेदारी तो अभी मुकेश अंबानी ने बेची, वो तो अभी बेची है। अब कोई नई कंपनी के लिए क्या होता है,
जब वो पहली बार कोई कंपनी होती है, जब वो हिस्सेदारी बेचती है, तो वो आईपीओ के नाम से आता है, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसका वो कंपनी बोलती है मुझे इतने पैसे निकाल अर्जित करने हैं, मुझे इतने शेयर्स बेचने हैं, और उसके ऊपर बाकी सारे लोग, हमारे जैसे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे आपके जैसे एचएनआईज लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, और काफी काफी लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, और उसमें बोली लगती है, और उसके हिसाब से उसके शेयर्स को बेचा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। एक बार उसके शेयर्स को बेच दिया गया तो हम आपके जैसे लोग उसका मालिकाना हक हो जाता है हमारे पास। ये ध्यान रखिए, हमारे मैनेजमेंट का हक नहीं होता है, मैनेजमेंट का हक तो बोर्ड के पास होता है, और बेसिकली ओनर उस कंपनी का वो होगा जिसके पास मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स होंगे। अगर आपने 1 शेयर, 2 शेयर, 100 शेयर या 1000 शेयर खरीदे एक कंपनी के, तो मे भी आप 0.00001% के ओनर होते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाती है। ये तो थ्योरी की बातें हो गई, लेकिन असली मुद्दे पर अब हम आते हैं, जिसके लिए हमारा ये मतलब हमारी ये चर्चा हो रही है। ठीक है ना, वो है शेयर मार्केट। तो अब होता क्या है, ये जब हमने आपने जब पहली बार आईपीओ से खरीद लिया, उसके बाद क्या होता है, कई बार हम लोग एक दूसरे को बेचाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब शेयर का दाम बढ़ेगा या घटेगा, या जो भी कारण हो, उस कारण से हम लोग बेचना चाहते हैं। यानी हम लोग एक दूसरे से, आप मुझे पैसा देंगे और मैं आपको शेयर दूंगा, और ये हम दोनों मतलब पैसे और शेयर की अदला बदली करते हैं। ठीक है ना, और इसमें हेल्प हमें कौन करता है, बीच में एक इंटरमीडिएटरी होता है जिसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। माइंड द वर्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब कि हम कुछ चीज अदला एक्सचेंज बदली। कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। मतलब मैं एक शेयर किसी और को बेच रहा हूं, सामने वाला मुझसे खरीदा है, मतलब शेयर की अदला बदली हो गई एक ओनर से दूसरे ओनर के पास। और इसके लिए बीच में होता है राइट। इंटरमीडिएटरी, हाँ, जिसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इंडिया में काफी स्टॉक एक्सचेंज का आपने नाम सुना होगा। वन ऑफ द फेमस इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देयर आर जो सबसे डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस आर इन इंडिया। राइट, इनफैक्ट करेक्ट। दूसरे शहरों में भी, दिल्ली और कानपुर जैसे शहरों में भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मगर वो उनके रिलेवेंस उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि उनके पास उतना वॉल्यूम नहीं होता होगा, और मतलब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वॉल्यूम नहीं है, और लोग वो टेक्निकली भी एडवांस नहीं है कि वो ऑनलाइन पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां पे ट्रांजैक्शन कर पाए। बट या बीएससी और एनएससी, दीज टू आर लाइक फेमस एंड द मोस्ट यस, रेलेवेंट फॉर एनीवन टू ओपन डीमैट। या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो ये एक शेयर डीमैट अकाउंट, बाजार या शेयर डीमैट अकाउंट, मार्केट। हाँ, डीमैट अकाउंट को हम अपने आम दर्शकों को जिनको शेयर की नॉलेज नहीं है, वो डीमैट अकाउंट को कैसे समझेंगे, मतलब डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखिए, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दो चीज होती है। ठीक है ना। डीमैट मतलब डीमैटेरियलाइज, आप शेयर कहीं पे रखते हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे। ठीक है ना, लेकिन आपके पास शेयर है तो बिल्कुल। आप वो कहाँ रखेंगे। पहले के जमाने में हमारे पास फिजिकल कॉपी ऑफ शेयर्स होते थे, अब हमारे पास फिजिकल कॉपी ऑफ शेयर्स नहीं होते हैं, उनका डिजिटल फॉर्मेट होता है, इसलिए बोलते हैं डीमैटेरियलाइज यानी डीमैट। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे शेयर रखते हैं, लेकिन माइंड राइट, ये ध्यान रखिए, वहां पे हम अपने शेयर रखते हैं कि वहां से खरीदते बेचते नहीं है। जो हम लोग खरीदते बेचते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं। ठीक है। ओके, सो अगर कोई अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहा है तो उसको डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करना होगा फॉर एब्सोल्युटली, दीज टू एब्सोल्युटली सेपरेट ऐसा ही है। एक्टिविटीज। हाँ, दीज टू आर टेक्निकली सेपरेट एक्टिविटी, बट हमें आदत है डीमैट अकाउंट बोलने की। राइट, राइट। और रही बात कंपनी के वोटिंग राइट्स की, तो जैसे जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है कि जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है वो डिसीजन मेकिंग ले सकती है, उसके पास सरकार होती है। सो ऐसे ही जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, उनके पास मेजोरिटी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, इसीलिए वो कंपनी के जो मेजर डिसीजंस होते हैं, कंपनी के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने भी डिसीजन होते हैं, कंपनी को कैसे चलाना है, कब लेना है, कब पैसे मार्केट से उठाने हैं, और बाकी कैसे एक्सपेंड करना है, ये सारे डिसीजन इसीलिए डायरेक्टर्स के पास होते हैं जो प्रमोटर्स होते हैं। राइट। वो नहीं, आप पार्सली पार्सली आप करेक्ट हैं। प्रमोटर जब होते हैं तब उनके पास
जब वो प्रमोटर होते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कई बार कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेचते रहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर हमेशा हो। ऐसे केस में मतलब हमारे ऐसा हो सकता है कि वो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हों, मान लीजिए वो 30% शेयर होल्डर हों, लेकिन उनके पास 50 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर्स ना हो, या फिर किसी और कंपनी के पास उसके मतलब जब उन्होंने प्रमोट किया था कंपनी तब उनके पास मेजोरिटी था 90% या 95%, लेकिन धीरे धीरे बेचने के बाद उनके पास 5% बचा हो या 3% बचा हो, ऐसा हो सकता है। ओके, सो जैसे यस बैंक के केस में राणा कपूर जो है वो इनिशियली मेजॉरिटी स्टेक के साथ प्रमोटर थे, बट इवेंचुअली ऑफलोडिंग करने के साथ और उनके साथ इनफैक्ट सेबी की तरफ से उनकी तरफ ऑब्लिगेशंस भी थी कि प्रमोटर को प्राइवेट बैंक्स में अपनी हिस्सेदारी ऑफलोड करनी ही है। इट इज आई थिंक मैंडेटेड बाय लॉ, तो इसलिए उन्हें फिर वो करना पड़ा। और फिर यस बैंक भी इसीलिए प्रॉब्लम्स में आई थी क्योंकि उनके एंड से एक रिलेक्टेंस था अपनी प्रमोटरशिप को डाइल्यूट नहीं करने के लिए। एंड सिमिलरली अदर एग्जांपल्स हैं जैसे कि किंगफिशर का, जिसमें यूबी ग्रुप का था। विजय माल्या जब के पास जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो उन्होंने यूबी बैंक के सारे शेयर्स बेचे और फिर इवेंचुअली यूबी से उनको हाथ धोना पड़ा। किंगफिशर भी डिसॉल्व हो गई। यस, यू आर करेक्ट, सो यू आर करेक्ट। या सो आई थिंक या सो ये तो हो गया शेयर मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि शेयर मार्केट क्या है। लेकिन जब एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की, जैसे हमारे जैसे लोग और भी जो हमारे यूथ है या हमारे जो एल्डरली लोग हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके एंड से, उनके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो शायद शेयर को इस नजरिए से ना देखते हो कि वो किसी कंपनी में ओनरशिप ले रहे हैं। शायद हम जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो शायद हम उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं। कोई भी गैजेट लेते हैं तो उसके 50 रिव्यू देखते हैं और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब शेयर खरीदने की बारी आती है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसी क्या क्या बिहेवियरल मिस्टेक्स करते हैं जो शेयर्स के प्रति उनका जो ऐसा एक नजरिया होता है जिसमें वो कुछ बेसिक गलतियां कर जाते हैं। ऐसी क्या गलतियां होते हैं जो जब हम शेयर के साथ डील करते हैं तो हम करते हैं? आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, पहली बात क्या होती है, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसका एक रीजन होता है वो चीज खरीदने का, राइट? देयर कुड बी एनी रीजन, हमें उस चीज की जरूरत हो किसी भी कारण से, है ना? उसी तरीके से शेयर जब हम खरीदते हैं, इन मोस्टली सेम केसेस हमारा क्या ऑप्शन होता है, मतलब हम क्या चाहते हैं कि शेयर का दाम बढ़ जाए और हम जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं उसका जो, अगर हमने 10 रुपए में खरीदा है तो 12 रुपए हो जाए, हमें 20% प्रॉफिट मिल जाए, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में होता है। नाउ हैविंग सेड दिस, हमारा सबसे पहला जब बिहेवियरल मिस्टेक क्या होता है कि हमें सबसे पहले समझने की बात है कि हम शेयर कितने दिन के लिए खरीदना चाहते हैं। व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर दैट शेयर? ओके, ऐसा भी हो सकता है कि हम शेयर एक दिन के लिए खरीदना चाहते हो सकता है हम एक वीक के लिए खरीदना चाहते हो, एक साल के लिए या 10 साल के लिए। अब जिस टाइम फ्रेम पे हम खरीदना चाहते हैं शेयर, उसके हिसाब से हमारा रिसर्च होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया मोबाइल का, उसी का अगर मैं एनालॉजी दूं, अगर हम लोग कोई मोबाइल को जिस समय हमने जब नया नया मोबाइल आया लॉन्च हुआ था, तब जब हम मोबाइल लेते थे तो हम ये सोच के लेते थे हमें काफी दिन रखना है। अभी हम लोग जब लेते हैं मोबाइल तो हमारा मेनली क्या होता है, 6 मंथ टू 1 ईयर या मैक्सिमम 1.5 ईयर, उससे ज्यादा कोई भी मोबाइल सेम मोबाइल को नहीं रखना चाहता। तो वो हमारा मैक्सिमम टाइम फ्रेम ही 1.5 साल होता है, राइट? तो उसी तरह शेयर्स के लिए क्या है कि हम लोग एक दिन रखना चाहते हैं, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर, जो हम रखना चाहते हैं। अब इसके ऊपर क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च। नहीं, देखिए, अब होता क्या है कि अपने जैसे लोग जो भी मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं, आपने पूछा बिहेवियरल मिस्टेक क्या होता है, जनरली क्या होता है, लोग को शेयर खरीदना, वो क्या करते हैं, अपने दोस्त से पूछते हैं, हेलो मिस्टर एक्स, आपको कैसा लग रहा है, आप बताइए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप बताइए कौन से शेयर में खरीदूं। वो बोलता है, यार मैं तो नहीं पता मुझे, मैंने टीवी में टाटा का नाम सुना था। ओके, तो मैंने टीवी में टाटा का नाम सुना था, टाटा का खरीद लो। कोई बोलता है कि यार बिरला कंपनी अच्छी है, उस पर खरीद लो। लेकिन ये जो बातें बोली जा रही हैं या
कहे जा रहे हैं इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं किया हुआ है, ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक कि हम अगल बगल वाले से, अपने फ्रेंड से पूछते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या होता है कि होती है कि हम कई बार समझ नहीं पाते, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स में देखते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो किस टाइम फ्रेम के लिए उस शेयर को खरीदने की बात कर रहे हैं या फिर उसकी जरूरत कितने दिनों की है। तो ऐसी कई बार काफी बिहेवियरल मिस्टेक्स होती हैं। तो होता क्या है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए शेयर्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेट इट बी फॉर 1 वीक और 1 डे और मैक्सिमम 15 डेज, ठीक है ना, तो वैसे केस में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। एक एनालिसिस करने की तरीका है जो टेक्निकल एनालिसिस कहलाती है, और उसमें क्या होता है, उसमें बहुत टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंडिकेटर्स या फिर आपका चार्ट पैटर्न्स होते हैं, फिर और रिसेंट न्यूज क्या आने वाला है, किसी कंपनी की अर्निंग्स आने वाली है वगैरह वगैरह, एक्सपेक्टेशन या फिर मार्केट कैसा होगा, उस हिसाब से हम लोग वो शेयर खरीदते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बेचते हैं, राइट। लेकिन जब हम लोग लंबे अवधि के लिए शेयर खरीद रहे हैं, मान लीजिए 2 साल 3 साल 10 साल के लिए, हम लोग, हमारा पर्पस है इन्वेस्टमेंट, कि हमने एक शेयर के रख लिया है और आज से 5 साल बाद 10 साल बाद में भी हमारे मैरिज के समय या मतलब अपने बच्चे के मैरिज के समय या किसी और जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको बेच करके हम अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे। तो वहां पे क्या होता है, ऐसे केस में हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, वो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि हमें डिफरेंट, जैसे उस कंपनी के बैलेंस शीट को देखना पड़ता है, उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, हम लोग उस कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, किस टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, काफी रेशियोज वगैरह होते हैं, पी रेशियो, पीबी रेशियो वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को देख के हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वी शुड नॉट बी अ स्पेकुलेटर, कि हमें मन किया कि ये बढ़ेगा, ये किसी ने बोला तो मैं खरीद लूं या बेच दूं, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। तो बेसिकली ज्यादातर लोग जो है वो अपने गट इंस्टिंक्ट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ेगा, देखिए ये कंपनी मुझे पसंद आती है, मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो मैं इसका शेयर भी खरीदूंगा। इस तरह की भी कुछ थिंकिंग्स लोगों में आती होगी। और जो एब्सोल्युटली। और ऐसे बहुत से जो नौसिखिए लोग होते हैं जो ट्रेडिंग भी उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं कि उनको पता नहीं है ज्यादा और फिर वो ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और फिर वो पैसे भी कमाते हैं। और उन जो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ चूक कर बैठते हैं। ओके, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब हम लोग बात करते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना, एक इन्वेस्टमेंट एक ब्रॉड टर्म है, जब हम लोग इसको बहुत लूजली यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग क्या एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, या फिर एक वर्ड है आप जानते होंगे, स्पेकुलेटर। क्या है, ये मोस्टली क्या होता है कि कई लोग, जैसे मैंने बोला, इससे पूछ उससे पूछ लिया, या वो ऐसा लगता है कि ये बढ़ेगा, वैसे केस में जो खरीदते हैं शेयर या बेचते हैं शेयर, उनको स्पेकुलेटर्स बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, मतलब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, देयर इज नो रिसर्च बिहाइंड इट। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो हाईली इंटेलिजेंट पीपल है, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि शेयर के का ग्राफ को देखते हैं, प्राइस ग्राफ्स को देखते हैं, वॉल्यूम ग्राफ्स को देखते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज करते हैं। हर ट्रेडर की टेक्निक अलग हो सकती है, ठीक है ना। वो देखते हैं कि क्या शॉर्ट टर्म में ये शेयर आगे बढ़ सकता है, राइट। और उस हिसाब से वो ट्रेड करते हैं, मतलब वो ज्यादा दिन अपने पास शेयर खरीद के नहीं, वो आज खरीदते हैं, कल ही बेच देंगे, आज ही बेच देंगे, या फिर 1 वीक तक रखेंगे, या फिर 2 वीक तक रखेंगे, बहुत ज्यादा दिन नहीं रखते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो काफी ज्यादा दिन के लिए वो शेयर खरीदते हैं। उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि ये शेयर मुझे 5 साल में मेरा पैसा डबल कर देगा, 3 साल में मेरा पैसा डबल कर देगा, ठीक है ना। तो वह लोग जो करते हैं वो अलग तरीके से रिसर्च करते हैं, जिसको फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। अब वो बैलेंस शीट देख के करते हैं, और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिनेंशियल रेशियोज होते हैं वो देखते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक देखते हैं, वगैरह चीज देख के वो लोग करते हैं।
ओके, सो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट जो है वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और मेरे और एडी ने इसके बारे में ऑफलाइन जब डिस्कस किया था तब हमने सोचा था कि हम ये एक ऐसा वीडियो कॉल लेकर के आएंगे और हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको सरल भाषा में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो इस समय हम कर रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और समय निकाल करके मैं और हम दोनों जो है आपके सवालों का स्पेसिफिक आंसर देने का कोशिश करेंगे। सो प्लीज डू कमेंट एंड डू आस्क योर स्पेसिफिक क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव को और अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। एंड डेफिनेटली शेयर मार्केट के बारे में आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के तरफ से ये एक ज्वाइंट प्रयास है कि हम शेयर मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग, जो शेयर मार्केट को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, उन तक पहुंचा सके। और ये वेब पेज जहां पर ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, वो एक अच्छा डिस्कशन पोर्टल में कन्वर्ट भी होना चाहिए, जहां पे हम इसे इन डेप्थ कमेंट्स में इस डिस्कशन को और आगे आपके साथ इसे कंटिन्यू कर सकें। हमारा ये एक लॉन्ग टर्म विजन है इस वीडियो को बनाने का, और वित्त विशेष चर्चा में हम फाइनेंस से जुड़े ऐसे पेचीदे सवालों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। एडी, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अपने, जो टिप्स से रिलेटेड है, जो हम स्पेकुलेटर्स की बात कर रहे थे, और स्पेकुलेटर्स को ट्रैप करने के लिए भी बहुत से मीडियम्स हमारे पास हैं। कभी कभी हमारे पास रैंडमली मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू किसी स्टॉक की टिप आ जाती है। हमारे टीवी में इतने ढेर सारे बिजनेस चैनल चल रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में, जो सुबह से लेकर शाम तक हफ्ते में 5 दिन जब जब मार्केट खुला रहता है, वो हमें किसी ना किसी स्टॉक का टिप देते ही रहते हैं। सो शुड वन रिलाई ऑन दीज बिजनेस चैनल्स जो ये टिप्स देते हैं, और should we see them with a pinch of skepticism? आपकी क्या है? ओके, ये चीज अगर मैं बोलूं तो, अगर आप एक वर्ड में इसका आंसर देना सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे शुड वी रिलाई ऑन शेयर टिप्स, आई वुड से नो। शुड वी रिलाई ऑन बिजनेस चैनल, आई वुड से नो, है ना। यहाँ पे कारण क्या है कि हमें अपने ऊपर अपने से रिसर्च करना चाहिए। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। हमें क्यों अपने से रिसर्च करना चाहिए, देयर इज बिग बिहाइंड इट, है ना। यहाँ पे रीजन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। आप सोच के देखिए, कोई बंदा अगर जानता है कि वो पैसे इस तरीके से बना सकता है, शेयर खरीद के बना सकता है, तो वो खुद अपना पैसा लगा के वो खुद मिलियनियर बिलियनियर क्यों ना बन जाए, जो वो आपको बताने आएगा कि ये आप खरीद लो तो आप अमीर बन जाओगे, आप रिच बन जाओगे। इज इट पॉसिबल? सीरियसली नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर उसे पता होता है कि वो ऐसे अमीर बन सकता है तो वो खुद बन जाता है, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपको बता सकता है। ओके, तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू बिहाइंड इट। मतलब ये कहानी क्या है इसके पीछे, है ना। आप देखिए, फ्री में तो कोई देगा नहीं कुछ, है ना। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। देयर इज नो फ्री लंच। सो व्हाट इज द राइट देयर इज नो फ्री लंच इन द वे इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं टेलीविजन का काम क्या है, टेलीविजन कैसे चलता है। टेलीविजन को क्या चाहिए, टेलीविजन को ज्यादा से ज्यादा टीआरपी चाहिए, ठीक है ना। उनको टीआरपी चाहिए ज्यादा। अगर उनके पास टीआरपी ज्यादा होगा, उनके पास एड ज्यादा होगा, उनके पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा। द मोटिव ऑफ अ टेलीविजन चैनल, राइट। नाउ तो वो आपको अमीर बनाने के चक्कर में तो नहीं है वो, ठीक है ना। तो उनका कारण क्या था, वो काफी एनालिस्ट को लाते हैं जो आते हैं टेलीविजन पे, कई बार बोलते हैं आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन होता क्या ना, ये उनकी पर्सनल राय होती है, ठीक है ना। कई बार रिसर्च भी होती है उनकी, कई बार रिसर्च नहीं भी होती है, कई बार इसमें इंटरेस्ट उनका कितना सही है नहीं है ये भी होता है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए देयर आर ग्रुप ऑफ HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आपके जैसे मान लीजिए 5-6 HNI है। हमने क्या सोचा कि किसी
का शेयर खरीदते हैं और जब वो ऊपर बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे। हमारे पास काफी पैसा है मान लीजिए, तो हमने बहुत सारा पैसा लगा किया, मान लीजिए मैंने 100 करोड़ लगाया, आपने 100 करोड़ लगाए, ऐसे करके हमने 1000-2000 करोड़ रुपए मतलब जमा कर लिए कि अब हम लोग खरीदना शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लगातार एक शेयर को धीरे धीरे खरीदना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट दैट शेयर बी एनीथिंग लाइक आइडिया और एनी शेयर, ठीक है ना, पीवीआर और कुछ भी, ठीक है ना। हम लोग जैसे जैसे शेयर खरीदना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग मतलब कि सप्लाई एंड डिमांड HNI, या एडी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम लोग मतलब आज HNI की बात प्राइस की बात कर रहे हैं, नॉट द रिटेल पीपल, राइट राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, राइट। इट्स नॉट अ एचएनआई कंसेशन, वो भी let's make it clear, it is not a इट्स नॉट अ concession, कंपेयर, it was just an example, and Eddie was speaking on behalf of HNIs. HNI, All right. yes, absolutely, 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 ठीक है ना। Yeah, तो yeah. एक्चुअली इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं, हाँ, इनको एक्चुअल जो मार्केट टर्म है इनके लिए ये बोलते हैं, इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। या ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि मतलब एचएनआई तो कोई भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है ना, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि एचएनआई का मतलब मोटिव गलत ही हो, है ना। लेकिन ये जो ऑपरेटर्स होते हैं क्या करते हैं, ये लोग ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपने से मतलब 2-4 या 10 ऑपरेटर मिलके वो लोग शेयर खरीदने स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे वो शेयर खरीदते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल से क्या होता है कि शेयर का प्राइस बढ़ने लग जाता है, शेयर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब क्या है कि उन्होंने शेयर को खरीद लिया, अब उनको बेचना है, बेचेंगे कब, बेचने के लिए उनके पास कस्टमर तो चाहिए, मतलब वही तो आएगा मार्केट में तभी तो वो शेयर का बेच पाएंगे। अगर वो शेयर बेच नहीं पाएंगे तब तो मार्केट में शेयर का दाम गिर जाएगा। तो वैसे केस में वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट मीडियम्स और चैनल्स का यूज करते हैं, जैसे एसएमएस सर्विस या फिर आपको टिप्स देने वाली कंपनी। ये जो चैनल्स में आके काफी एनालिस्ट आके बोलते हैं आप ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, या फिर यूफोरिया क्रिएट करते हैं ये लोग कि सब जगह पे उसी शेयर का नाम आ रहा है, पीवी आ रहा है, आईडी आ रहा है, आपको लग रहा है ये शेयर तो बहुत बढ़ रहा है। आप जाते हैं दाम उस शेयर का देखते हैं, अरे एक सप्ताह पहले देखा था ये शेयर तो 1000 रुपए का था, अभी 1400 रुपए हो गया, एक सप्ताह में 400 रुपए हो गया। मैंने खरीदा होता 1 लाख रुपए का तो 1,40,000 हो गया होता मेरा, मेरे पास तो पैसे पड़े हुए थे अकाउंट में, वो मैंने मिस कर दिया ये। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो शेयर को खरीदने लगते हैं, मतलब हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास आगे एक का लाख फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट राइट, क्योंकि इस आगे का हाइप से लोगों शेयर, के अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है, और उससे फिर लोग जो एक्चुअली में स्पेकुलेटर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब मैं आगे का मिस आउट ना करूं, सो आई शुड टेक एन इमीडिएट डिसीजन सो दैट आई शुड नॉट मिस आउट फर्दर। करेक्ट साइकोलॉजी करेक्ट, में तो आती वो है ये लोग फिर। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली, और वो लोग खरीदने लग जाते हैं शेयर मार्केट में। जैसे ही वो खरीदने लगते हैं तो ये जो पहले से ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, जिसको आप एचएनआई बोल रहे थे, एक्चुअल मार्केट वर्ड इनके लिए ऑपरेटर्स है। ये ऑपरेटर्स अपना जो पहले शेयर थे वो तो दाम बढ़ चुका है, उन्होंने बार बार खरीदा तो 1000 से 1400 रुपए हो चुका है, वो धीरे धीरे ऑफलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो ऑफलोड करते हैं, उन्होंने अपना सारा शेयर और अपने ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अपना सारा का सारा शेयर जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफलोड करते हैं, तो फिर अब न्यू बायर्स को मार्केट में रखते नहीं है, यानी कि देयर वहां पे जो भी नया डिमांड था नहीं बचता है, ठीक है ना। तो वैसे केस में क्या होता है, शेयर धड़ाक से गिर जाता है, 1400 रुपए से फिर से 1000 रुपए आ जाता है, 900 रुपए आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उस शेयर का प्राइस ही हमने आर्टिफिशियली बढ़ाया था। हम मतलब ऑपरेटर्स ने शेयर का प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया था, समझे, तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो शेयर टिप्स वाले होते हैं, कई बार टीवी चैनल्स वाले होते हैं, इनके ऊपर जरा भी विश्वास ना करें, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वो आपको सही जानकारी देंगे तो वो क्या कमाएंगे। शेयर मार्केट में तो ऐसा होता है ना, आपका पैसा किसी और के पास दिख गया, इट्स अ जीरो सम गेम, राइट। राइट राइट, अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं शेयर तो एक बंदा घाटा खाएगा तभी तो दूसरा बंदा प्रॉफिट पाएगा, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इनफैक्ट जब मार्केट क्रैश होता है उसमें, उस क्रैश्ड मार्केट में भी बहुत लोग पैसे कमाते हैं। सो सो ट्रेडिंग पे हम बाद में आएंगे, बट बिफोर दैट देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि पास्ट में हमने जब अगर हम हिस्ट्री को देखें तो केतन पारेख, हर्षद मेहता,
ऐसे बड़े बड़े स्कैमर्स थे जिन्होंने इस लूप होल का बहुत ही बड़े लेवल पे फायदा उठाया था, और उसके बाद फिर वो पकड़े भी गए थे। और इवेंचुअली शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी है, जो काफी हद तक ऐसे लार्ज स्केल स्कैम्स को प्रिवेंशन एट सोर्स करती है। बट स्टिल इज इट दैट कि सेबी में भी अभी काफी सुधार की जरूरत है, और वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, जो आई थिंक मस्ट बी सेबी के कुछ लूप होल्स होंगे जिसकी वजह से ये पनप रहे हैं, या जिसकी वजह से वो लीगली इलीगल काम कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ, ऐसा हम कह सकते हैं। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता कई बार, लेकिन हाँ, अगर जब भी मतलब सेबी का के नॉर्म्स काफी टफ हैं और वो लोग हमेशा रेगुलर इंटरवल पे देखते रहती है, दे हैव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, अगर वो देखती है, अगर उनके एल्गोरिथम्स में ये पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो दे रियली टेक्स एक्शन। देखिए, कोई भी चीज होता है, कोई भी मार्केट है, कुछ भी है, वो इवॉल्व होते रहता है। जैसे सेबी इवॉल्व हो रही है, उसी तरह से ऑपरेटर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो नए तरीके मतलब जालसाजी करने की कोशिश करते हैं, और सेबी नई तरीके से पकड़ने की कोशिश करती है। तो ये तो कैट एंड माउस रेस चलता रहेगा, है ना। एंड वी हैव कैट टू एंड बी माउस विद इन गेम, द या डाल सिस्टम। डाल तू पात पात। बात वो तो राइट चलता राइट। रहेगा, राइट। देयर कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, मतलब आइडियल नाम की चीज तो कुछ नहीं होती ना, कि देयर कांट बी आइडियल सिचुएशन एवर इन दिस लाइफ, राइट। तो हमें विद इन द सिस्टम रह के, सिस्टम के बेट मतलब ऑनेस्टी से हमें इसको यूज करना होता है ना। तो ये दैट इज अ बेटर अप्रोच फॉर यू एक्चुअली। अप्रोच। ओके, सो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ट्रेडिंग क्या है, जो आप अभी स्पेकुलेशन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग क्या है, और ये इन्वेस्टिंग से कैसे डिफरेंट है, और कितना डिफरेंट है? हाँ, देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है, हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हमारे पास, हम शेयर्स को खरीदते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका प्राइस नियर फ्यूचर में इंक्रीज होगा, नियर फ्यूचर भी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं खरीदने के लिए। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज लाइक हमने खरीदा, और जैसे ही उसका दाम बढ़ा या घटा, जो भी हमारा मतलब व्यू है मार्केट के पीछे, उस शेयर के पीछे, जैसे ही वो हमारा टारगेट पूरा होगा, हम उसको ऑफलोड कर देते हैं और उससे हम लोग पैसा बना लेते हैं, ठीक है। तो जनरली ट्रेडिंग जो होता है, वो एक आध शेयर या दो शेयर में नहीं होता है, ये बल्क ऑफ शेयर्स में होता है। ट्रेडिंग में मतलब ऐसे तो मतलब शेयर एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन द अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज, आप बोलेंगे फ्यूचर्स, अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज ऑप्शंस, इंडिया में काफी यूज होते हैं, जो कि ट्रेडिंग के काम में आते हैं। आई सी। और जो एक ही दिन में खरीद करके बेचना हो, उसे इंट्राडे कहते हैं, जो लाइक विद इन अ डे, एब्सोल्युटली, लाइक। अगर एक ही दिन, हाँ, अगर हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट को मतलब मान लीजिए आपने कोई शेयर को खरीदा, आज सुबह खरीदा, शाम तक में बेच दिया, तो उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन अगर मान लीजिए आपने आज खरीदा और कल बेचा, तो उसको बोलते हैं बीटीएसटी, मींस बाय टुडे सेल टुमारो, ये ट्रेडिंग बाई बोलते टू हैं, डे। ठीक है ना। और अगर टी या बीटीएसटी, और ऐसा होता है कि टी के टू के बाद आप बेचते हैं, तो वो नॉर्मल शेयर को खरीदना बेचना करते हैं। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म्स में आप 1 वीक या 15 डेज मानते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। और लॉन्ग टर्म्स को आपको पता है, 2 साल, 3 साल, 1 साल, जो आप खरीदना चाहते हैं उस हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग जो आम आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट सही है। ट्रेडिंग इज फॉर प्रोफेशनल्स, आई वुड से। मतलब जो उस चीज को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो ट्रेडिंग में जाए। ट्रेडिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशन, इट्स नॉट कि कोई बंदा मतलब एक डीमैट अकाउंट खोल ले और आज ट्रेडिंग करने लग जाए, तो उसे घाटा होगा, ठीक है ना। राइट राइट, क्योंकि क्योंकि उसे बेसिक्स नहीं पता, और फिर वो इट्स लाइक बेसिक्स पता नहीं, और किसी छोटे बच्चे को माचिस की डिब्बिया हाथ में दे दो, तो वो तो अपने हाथ जलाएगा ही जलाएगा। सो या इट एब्सोल्युटली, मस्ट बी मतलब समथिंग लाइक बोलते दैट। हैं ना आप, जैसे या आप प्लीज मान के कंटिन्यू। सोच के देखिए कि अगर आप जॉब करते हैं,
जैसे आप जॉब करते हैं, आपको जॉब में मान लीजिए कुछ भी सैलरी मिल रही है 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, तो उसके लिए आपने पूरा मतलब स्कूलिंग कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेनी केसेस में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद आपको 30,000 50,000 रुपए मंथली आप कमा पा रहे हैं, राइट। तो आपने उसके लिए काफी पढ़ाई की है, काफी मेहनत किया है। लेकिन ट्रेडिंग में जब आदमी जाते हैं तो उन्होंने डीमैट अकाउंट खोला और सोचते हैं आज के दिन ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट, राइट। ऐसा तो थोड़ी है कि आपने एक डीमैट अकाउंट खोल लिया करोड़पति बन जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन इंसान को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो वेरी हाई रिटर्न चाहते हैं। उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया और सोचते हैं कि सुबह को उठा तो वो 10 लाख बन चुका हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, इसके लिए भी आपको काफी खरी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आई वुड से, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड साइंस। ये सब कुछ मिला करके समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। देयर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर आप देखेंगे टॉप ब्रिलियंट माइंड्स फ्रॉम इंजीनियरिंग, फ्रॉम मैनेजमेंट स्कूल्स, वो सब लोग जाके बड़े बड़े फंड हाउसेज में, बड़े बड़े कंपनीज में जा करके वो लोग ट्रेड करते हैं। तो इट इज वन ऑफ द कॉवेटेड जॉब्स ऑल्सो। और इस चीज के लिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खोल के अब ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर वो आप इसमें फंस जाएंगे। यू शुड हैव योर बैकग्राउंड। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बैकग्राउंड नहीं बना सकता। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ भी, कि आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, आप नर्स हैं, आप ड्राइवर हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और लेकिन आप इसमें बैकग्राउंड बना सकते हैं। लेकिन हाँ, डायरेक्ट आपको डीमैट अकाउंट खोल के शेयर ट्रेडिंग करना इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच, ठीक है ना। आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए ट्रेड को, उसके बाद मतलब आपको करना चाहिए। यूज तो डॉक्टर भी वो कैंची और छुरी कर, नाइफ ही करता है, राइट। लेकिन अगर आप छुरी और नाइफ लेकर ऑपरेशन करने पहुंच जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से मतलब आपके पास तो ट्रेडिंग अकाउंट इज जस्ट अ टूल टू बाय एंड सेल, लेकिन उसको करने के लिए यू नीड टू स्टडी हार्ड। और जिनके पास ये नॉलेज नहीं है, दे शुड रिलाई ऑन देयर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आई थिंक दे वुड बी द, या, एंड दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजरी के नाम पे भी काफी गोरख धंधे होते हैं। तो उसको हम एक अलग डिस्कशन में कवर करेंगे, बट दैट इज आउट ऑफ स्कोप फ्रॉम दिस डिस्कशन। हमारा आज का डिस्कशन सिर्फ शेयर मार्केट पे फोकस है। बट या, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। अपने किसी जान पहचान के नीम हकीम, राय जान वाले फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क न करें, क्योंकि बहुत से फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको गलत प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, क्योंकि वो असली फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली ही बात आ जाती है। एब्सोल्युटली सर। दूसरी बात ये है, बिल्कुल, और इंट्राडे में भी एक रिस्क एपेटाइट होता है। अगर कोई फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव इंट्राडे स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि लर्निंग तो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। सो माइट बी शुरुआत में जो इंट्राडे स्टार्ट कर रहे हैं वो शायद छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, और ताकि उनका लॉस भी कम हो। सो फॉर जस्ट लाइक यू आल्सो डू ट्रेडिंग योरसेल्फ, सो आप अपना रिस्क एपेटाइट आपने कैसे कैलकुलेट किया, और रिस्क एपेटाइट क्या होता है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा पाओ। हाँ, देखिए क्या होता है ना, आपके पास एक कैपिटल होता है। आप जितने कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं, हो सकता है वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी होता है। और इजी कैलकुलेशन मान के चलिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के पास 2 से 5 लाख रुपए होते हैं, ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 लाख रुपए किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो अब रिस्क एपेटाइट क्या है कि वो कितना एक ट्रेड में वो लूज करने को तैयार है। अगर मैं 1% की बात करूंगा तो एक सिंगल ट्रेड में वो 2,000 रुपए लूज करने के लिए तैयार है। एक सिंगल ट्रेड में अगर 2% की बात करूंगा, अगर उसके कैपिटल 2 लाख रुपए, तो 4,000 रुपए वो लूज करने के लिए तैयार है। अगर आप देखेंगे कि अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे, कोई एक बंदा है जो अपने खुद मतलब वो 2% ही लूज करना चाहता है, 4,000 रुपए ही लूज करना चाहता है, तो आप सोच के देखिए उसको कितनी बार लूज करना पड़ेगा वो 2 लाख को कंप्लीटली गंवाने के लिए। इन द सेंस पहले 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000,
ठीक है ना, तो आप देखेंगे तो एटलीस्ट उसको 50 बार लूज करना पड़ेगा, राइट, तब जाके उसका वो जो 2 लाख रुपए है वो जीरो होगा, करेक्ट। लेकिन अगर वो पहले ट्रेड में 20,000 रुपए गंवा राइट। दे, दूसरे ट्रेड में 30,000 रुपए गंवा दे, तो वो 4-5 ट्रेड में ही वो दिवालिया हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अपने कैपिटल के हिसाब से आपको रिस्क एपेटाइट रखना चाहिए, जितना आप रिस्क झेल सकते हैं, जितना आप लॉस झेल सकते हैं। देखिए मार्केट में प्रॉफिट कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई बोलता है कि वो जानता है मार्केट, या मार्केट वो प्रेडिक्ट सकता है, इट इज रॉन्ग। नो वन कैन प्रेडिक्ट मार्केट, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन आप जब प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट में, तो आप एक चीज को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आपका लॉस। दो चीजें, या तो आप प्रॉफिट को कंट्रोल कीजिए या तो लॉस को कंट्रोल कीजिए, राइट। तो आप लॉस को कंट्रोल कर लीजिए, तो बेसिकली ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपने 50 ट्रेड किया, 50 के 50 ही आप लॉस में जाएंगे। मतलब आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखेंगे, सिक्का और लॉ ऑफ उछालेंगे तो एक बार हेड और एक बार टेल आता है, so राइट। law लॉ of ऑफ averages एवरेजेस, will also करेक्ट come into करेक्ट, this. Right. यस So एब्सोल्युटली रिस्क एब्सोल्युटली। एपेटाइट तो को ऐसा होता दूसरे नहीं है। शब्दों में हम, हाँ, प्लीज कंटिन्यू, या प्लीज कंटिन्यू, हाँ, ये रिस्क said प्लीज कंटिन्यू, एपेटाइट को हम सॉरी लोग फॉर बोल सकते इंटरप्टिंग. हैं तो रिस्क एपेटाइट को हम लोग बोल सकते हैं जितना मैक्सिमम वो इंसान या वो कंपनी या प्रोडक्ट जो भी है, जितना वो मैक्सिमम लॉस झेल सकता है सिंगल ट्रेड में, वो आप रिस्क एपेटाइट बोल सकते हैं। और दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से और आपके फैमिली, आपका जो जीवन यापन हो रहा है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, जैसे एजुकेशन के लिए, घर के राशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और बाकी जितने भी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, उन सब का आपका जो बजट है, उसके बाद दिस ऑल्सो इंक्लूड्स योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग गोल्स, जो आप शेयर के अलावा दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी सेव कर सकते हैं। और जो इन सब के बाद आपके पास जो सरप्लस बचता है, वो एक ऐसा अमाउंट आपको अपने अर्निंग और स्पेंडिंग के हिसाब से आपको एक देखना पड़ेगा कि आपका जो डेल्टा है अर्निंग माइनस स्पेंडिंग का, उसमें से आप कितना जो है आप वो वैल्यू, अगर जो एक वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है, उसमें से उस वैल्यू में से कितनी वैल्यू अगर जीरो भी हो जाए, तो भी आपके जीवन पे कोई बैड इफेक्ट नहीं आना चाहिए। वो आपका एक रिस्क एपेटाइट अमाउंट कैलकुलेट होकर के आता है। और अगर आप फिर ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी उस अमाउंट के हिसाब से करनी होगी कि इन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा लूज नहीं करूंगा, नहीं तो फिर मेरी लाइफ की जो दूसरी प्रायोरिटीज है वो फिर इंपैक्ट होना शुरू हो जाएंगी शेयर की वजह से। और ऐसे ही एक्सपीरियंसेस की वजह से लोग फिर शेयर को एक जुए का अड्डा और उसको गलत नजर से देखते हैं, क्योंकि व्हाट आई अंडरस्टैंड कि लोग जो है वो रिस्क एपेटाइट जो है वो अपना नहीं जानते। तो जैसे बैंक आपका KYC कराता है, वैसे ही आपको अपना KYRA कराना होगा, नो योर रिस्क एपेटाइट, कि हाउ मच ऑफ द लॉस एट मैक्स यू कैन एब्जॉर्व। एपेटाइट मतलब होता है कि जो हम खाते हैं उसे पचाने की जो क्षमता होती है, तो आप कितना कितना नुकसान जो है वो पचा सकते हैं, वो रिस्क एपेटाइट होता है। इट सीम्स कि हमारा एडी के साथ संपर्क कट गया। एडी, आर यू स्टिल इन द कॉल? इट सीम्स कि हमारा एडी के साथ संपर्क हेलो, आई एम इन द कट हो कॉल, गया है। आई एम इन द कॉल, कैन यू हियर मी? या वेलकम बैक। या ओके। सो आई थिंक एनीवेज, या वेब कॉल्स में तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। सो एनीवेज, सो अभी हम सो हमारे दर्शकों से एक हमारी गुजारिश रहेगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ये बात भी शेयर करें कि आपका अपना शेयर मार्केट में अब तक का अनुभव कैसा रहा है। आपने अगर कितने लूज किया, कभी लूज किया तो आपने कितने पैसे लूज किए हैं, या फिर आपके पास कुछ मल्टी बैगर्स आए, आप कुछ आए हैं, तो आप आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो आप मुझे और एडी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो ताकि सबके लिए एक कलेक्टिव लर्निंग होगी कि शेयर मार्केट में लोगों के साथ कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। और टिप्स, सो
आप डेफिनेटली टिप्स के ऊपर भी आप जरूर बताएं कि आपने अगर कभी कोई टिप रिसीव की और उस टिप रिसीव करने की वजह से आपका कितना लॉस हुआ, आप कितना रिग्रेट करते हो, या आपका कोई एक डिसीजन जो बहुत ही आ रहा है, समटाइम्स कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स भी लेकर के आता है। तो आपके ऐसे जितने भी अनुभव हैं, प्लीज डू शेयर ऑल योर एक्सपीरियंसेस इन कमेंट सेक्शन एज वेल। और शेयर मार्केट से रिलेटेड हमने काफी डिस्कस किया, एंड अ बिग शाउट आउट टू जूम आल्सो, जो एक तय टाइम लिमिट के बाद भी इस कॉल को एक्सटेंड करने के लिए जूम कॉल्स ने इस कॉल को पॉसिबल बनाया, और हमने एक अनइंटरप्टेड बातचीत की। सो अ बिग थैंक्स टू जूम आल्सो फॉर मेकिंग दिस वेब कॉन्फ्रेंस पॉसिबल। एडी, बिफोर वी क्लोज दिस डिस्कशन, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे शेयर मार्केट के बारे में? हाँ, सिर्फ एक चीज है, अगर आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, चाहे आपका टाइम फ्रेम कुछ भी हो, चाहे वो छोटा टाइम फ्रेम हो ट्रेडिंग का, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का, या फिर 1 साल, 2 साल, 10 साल का। देयर इज नो शॉर्टकट। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा और रिसर्च करके खरीदना पड़ेगा। जैसे राजीव ने बोला कि एक मोबाइल खरीदने में हम इतना रिसर्च करते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, राइट? तो उससे ज्यादा रिसर्च आपको शेयर मार्केट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको सीखना पड़ेगा कि क्या शेयर है और कैसे वो शेयर बढ़ेगा, या फिर उस शेयर की चाल क्या है। तो यू नीड टू डू इट, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस, ये आपको सीखना पड़ेगा। और उस रिसर्च के बाद आपको कोई भी पोजीशन लेना चाहिए। एल्स द अदर वे इज, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, वो आपको अगर सही सलाह दे रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है ना। तो बिना रिसर्च के स्पेकुलेशन की मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, इज अ रॉन्ग अप्रोच। उसमें को आप ना करें, और ये टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में तो कभी ना फंसे। नो वे। आपको कोई भी, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। आपको फ्री में कोई अमीर बनाने नहीं आ रहा है सर, है ना। तो आप प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको कोई ऐसे टिप्स दे रहा है तो आप बोलिए कि प्लीज आप अपने पास रखो, मैं खुद से रिसर्च करके समझ के मैं अपनी से पोजीशन ले सकता हूँ। दैट्स ऑल राजीव, दैट शुड बी फाइन फ्रॉम माय साइड। डेफिनेटली। और आने वाले एपिसोड्स में हम इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडेक्स फंड को लेकर के भी लोगों में बहुत कम अवेयरनेस है, और लोग इंडेक्स फंड को जानते भी नहीं है कि इट इज वन मोर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स को ट्रैक करता है, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो इंडेक्स की ग्रोथ के साथ इंडेक्स फंड्स भी जो है वो ग्रो करते हैं। सो ये सारी बातें और भी बहुत कुछ बातें हैं जो शेयर मार्केट में हम कवर कर सकते थे, हमने कवर नहीं किया। ये सब हम फिर अपने अगले फॉलोअप वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और हमारे अगले फॉलोअप वीडियो की जो रूपरेखा होगी वो आपके कमेंट्स के थ्रू ही तैयार होगी, क्योंकि आप हमसे जो सवाल पूछेंगे उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो हमने आज के डिस्कशन में कवर नहीं किए, उन सारे कमेंट्स के एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करके फिर हम अपना अगला एक वीडियो बनाएंगे। सो वी डेस्परेटली नीड योर कमेंट्स, जो जो हमारा अगला वीडियो बनाने में मदद करेगा, और हम सभी को कलेक्टिवली फायदा पहुंचाएगा। आपको, मुझे, एडी को, हम सभी जो है एक कलेक्टिव लर्निंग भी इसके थ्रू करते रहेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अपने दोस्तों को और अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जरूर शेयर करें, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो एक अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर हम जो है वो रोशनी डाल सके, और साथ मिलकर सभी ग्रो कर सके। तो थैंक्स डी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल विद विशेष चर्चा। एंड दर्शकों, आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए इस टिल दिस वेरी एंड आपका भी बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक यू।